बच्चों, हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ रहे हैं और हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है आरोह। आरोह के अंतर्गत हम गद्य खंड का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा अध्याय 10 चल रहा है। बच्चों, हम आज के हमारे जो लेखक हैं वो चित्रकार लेखक हैं और उनका नाम है सैयद हैदर रजा। बच्चों, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक आत्मकथात्मक, उसमें से एक अध्याय है आत्मा का ताप, जो हमारी आरोह पाठ्य पुस्तक में आया है। हम उसको पढ़ रहे हैं। बच्चों, आज हम अभी आत्मा का ताप हमारा कुछ भाग पूरा हो चुका है और कुछ भाग रह गया है जिसको हम पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम हमारी पाठ्य पुस्तक में से आए हुए प्रश्नों को भी करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, हमने सैयद हैदर रजा द्वारा लिखा गया आत्मा के ताप के बारे में पढ़ा कि जो सैयद हैदर रजा साहब हैं ये एक बहुत बड़े चित्रकार थे और किस तरह इन्होंने अपनी चित्रकला में निपुणता प्राप्त करने के लिए कितने कितने संघर्ष किए, किस प्रकार ये मुंबई आए और मुंबई कैसे तो ये ड्राइंग के अध्यापक बने, फिर ये मुंबई आए और मुंबई में जब इनको छात्रवृत्ति मिलने के बावजूद भी जब ये वहाँ दाखिला लेने गए जे ऑफ आर्ट स्कूल में, तो इनको वहाँ दाखिला नहीं मिला क्योंकि दाखिले उस वक्त बंद हो चुके थे और इनकी छात्रवृत्ति भी वापस चली गई। फिर इन्होंने एक्सप्रेस एक स्टूडियो में एक ब्लॉक प्रिंटिंग का डिजाइनर का वहाँ काम किया। इसके अलावा इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में भी काम किया, मतलब कि चित्रकारी का इन्होंने बहुत सारी जगह काम किया, डिजाइनिंग का इन्होंने काम किया। रहने के लिए एक टैक्सी ड्राइवर के जो एक कमरा होता है उसमें भी रहे और वहाँ इनके साथ भी एक वारदात हो गई थी, घटना घट गई थी। तो इन सब जो समस्याएं हैं उनको पार करते हुए संघर्षपूर्ण जीवन को जीते हुए और इन्होंने उसी के साथ मतलब 10-10 घंटे 8-8 10-10 घंटे काम करते हुए इन्होंने मोहन आर्ट स्टूडियो में भी अपनी पढ़ाई जारी रखी और किस प्रकार इन्होंने अपना जीवन जिया और कैसे अपने जीवन को सफल बनाया, ये हम कल पढ़ चुके हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। हमने यहाँ तक पढ़ा कि 1947 में जब इनकी माताजी इनके साथ रह रही थी उस वक्त ये क्या कर रहे थे, ये मतलब कि चित्र बना करके अपने चित्रों को बेच रहे थे और ये जे आर्ट ऑफ स्कूल के मुंबई के उस वक्त छात्र थे। अब हम बच्चों इसके आगे पढ़ेंगे। देखो, जब इनकी माताजी का देहांत हो गया उसके बाद की बात ये बता रहे हैं। रजा साहब कहते हैं पिताजी मेरे पास ही थे, वे मंडला लौट गए। जब माताजी की देहांत हो गया माताजी का, तब पिताजी उन्हीं के पास थे 1947 में, लेकिन माताजी के देहांत के बाद पिताजी मंडला चले गए और मई 1948 में वो भी नहीं रहे। यानी लेखक यहाँ कहना चाहते हैं 1947 और 1948 के जो दिन थे वो बहुत दुखांतक थे। इन 2 वर्षों में इनके माता पिता की मृत्यु हो गई और जब इनके माता पिता की मृत्यु उस वक्त ये युवा ही थे और 25 वर्ष के थे। विभाजन की त्रासदी के बावजूद भारत स्वतंत्र था। त्रासदी मतलब दुखद घटना। देखो बच्चों, हिंदू उस वक्त क्या था 1947-48 में, 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। उसी वक्त भारत का विभाजन हुआ था। भारत 2 हिस्सों में बट गया था, भारत और पाकिस्तान में। यानी कि स्वतंत्रता का तो उत्साह था ही, स्वतंत्रता की खुशी थी, लेकिन किस चीज़ का दुख था? विभाजन का बहुत भारी दुख था। उदासी भी थी। जीवन पर अचानक जिम्मेदारियों का बोझ आ पड़ा। हम युवा थे, मैं 25 बरस का था। लेखकों, कवियों, चित्रकारों की संगत थी। यानी लेखक ये कह रहे हैं उस वक्त मतलब कई सारी त्रासदियाँ थी। एक तो 1947 का विभाजन हुआ तो उस वक्त बहुत लड़ाई झगड़े दंगे फसाद फैले हुए थे। भारत 2 हिस्सों में बट गया था। देश में उत्साह थी, उमंग था स्वतंत्रता का, लेकिन क्या था, देश में चारों तरफ आग लगी हुई थी। क्या हुई थी? देश में भी चारों तरफ आग लगी हुई थी, त्रासदी हो रही थी। उस पर उनके जीवन में भी अचानक जिम्मेदारियों का बोझ आ पड़ा। उनका जीवन भी त्रासदीपूर्ण हो गया क्योंकि क्या हुआ, 2 साल के अंतर्गत उनके माता पिता दोनों ही चल बसे। अब क्या हुआ, लेखक कहते हैं जीवन पर अचानक जिम्मेदारियों का बोझ आ पड़ा। यानी जब माता पिता चले गए तो सारी जिम्मेदारियों का बोझ लेखक पर आ पड़ा। लेखक कहते हैं हम युवा थे, यानी मैं उस वक्त जवान था, युवा था, 25 वर्ष का था और उस वक्त लेखकों, कवियों और चित्रकारों की संगत थी। यानी जो हमारे लेखक है वो बहुत मतलब आत्मा से, अपने मन से चित्र बनाया करते थे। तो उनकी जो जान पहचान थी वो किन से ही थी? लेखकों से थी, कवियों से और चित्रकारों से। संगत माना उनका साथ था, उनकी उनके साथ मित्रता थी। हमें लगता था कि हम पहाड़ हिला सकते हैं और सभी अपने अपने क्षेत्रों में अपने माध्यम में सामर्थ्य भर बढ़िया काम करने में जुट गए। यानी जो युवा लोग थे, उन युवा लोगों में कौन कौन थे? लेखक थे, कवि थे, चित्रकार थे। बच्चों, ये जवानी का जोश था, वो जवान थे, युवा थे और उनको लगता था हम मतलब अपने अपने क्षेत्र में इतनी उन्नति कर सकते हैं मानो हम पहाड़ को हिला सकते हैं। यानी बहुत भारी भारी अच्छे अच्छे काम हम कर सकते हैं और सभी अपने अपने क्षेत्रों में अच्छे काम कर रहे थे और अपने माध्यम से मतलब जितना अपने आप से हो सकता है, अपन जो कहते हैं ना बेस्ट देना, यानी अपने अपने काम से बहुत अच्छा सामर्थ्य भर बढ़िया काम करने में जुटे हुए थे लेखक भी, कवि भी, चित्रकार भी। देश का विभाजन, महात्मा गांधी की हत्या,
क्रूर घटनाएं थी। उस वक्त देखो बच्चों, ये घटनाएं भी चल रही थी, देश का विभाजन हो गया था, महात्मा गांधी की हत्या हो गई थी। महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे और महात्मा गांधी की हत्या के बाद भी चारों तरफ हिंसा का दौर फैल गया था। व्यक्तिगत स्तर पर मेरे माता पिता की मृत्यु भी ऐसी ही क्रूर घटना थी। बच्चों, देश का विभाजन और महात्मा गांधी की जो हत्या हुई, ये देश भर के लिए क्रूर घटनाएं थी, यानी सबके लिए थी, ये सार्वजनिक रूप से थी। लेकिन लेखक कहते हैं व्यक्तिगत स्तर पर, यानी मेरे निजी जीवन में मेरे माता पिता की मृत्यु होना भी मेरे लिए एक क्रूर घटना थी, यानी बहुत ही दुखद और अन्यायपूर्ण घटना थी कि मेरे साथ मेरे माता पिता को किसने छीन लिया? ईश्वर ने छीन लिया या प्रकृति ने छीन लिया। हम इन क्रूर अनुभवों को, क्रूर मतलब जो हमको परेशान, क्रूर का मतलब होता है जो हमें परेशान करने वाले अनुभव होते हैं, उनको आत्मसात करना था, यानी उनको मन में बिठा लेना था। यानी जो भी क्रूर अनुभव हमारे साथ हुए, जो भी अन्यायपूर्ण कार्य हमारे साथ हुए, यानी वो 25 वर्ष के युवा थे और उसी उम्र में साल 1.5 साल के अंतर्गत उनके माता पिता दोनों का ही देहांत हो गया। तो लेखक कहना चाहते हैं हम इन क्रूर अनुभवों को आत्मसात कर लेना चाहते थे, यानी अपने मन के अंदर बैठा लेना चाहते थे, कहीं मन के अंदर उनको दबा लेना चाहते थे और हम उससे उबर कर काम में जुट गए। यानी अपने माता पिता की मृत्यु, इधर देश में महात्मा गांधी की हत्या होना, देश में दंगे फैलना, इन सब चीज़ों को हमने अपने अंदर आत्मसात कर लिया और हम इनसे उभरने का प्रयास कर रहे थे। उभरना मतलब हम इन सब से मुक्त होना चाहते थे और अपने काम में जुट जाना चाहते थे। अब लेखक आगे बता रहे हैं कि 1948 में मैं श्रीनगर गया, जम्मू कश्मीर की राजधानी है जो श्रीनगर, वहाँ चित्र बनाए। ख्वाजा अहमद अब्बास भी वहीं थे। बच्चों, ये ख्वाजा अहमद अब्बास ये भी एक बहुत बड़े चित्रकार थे। तो लेखक रजा साहब कहाँ गए? श्रीनगर गए और वहाँ उन्होंने चित्र बनाए। कश्मीर पर कबायली आक्रमण हुआ। कश्मीर पर कबायली मतलब कुछ कबीले हो जाते, कुछ लोग इकट्ठे होकर के झुंड बना लेते हैं और उस समूह में जब वो रहते हैं तो उन्हें कबीले कहते हैं। मतलब कुछ कबीलों में रहने वाले लोग थे। वो कबायली आक्रमण किस पर हुआ? कश्मीर पर हुआ। तब तक मैंने तय कर लिया था कि मैं भारत में ही रहूँगा। यानी वो श्रीनगर में जब अपनी चित्रकारी कर रहे थे, उस वक्त जो उनके एक बड़े चित्रकार थे ख्वाजा अहमद अब्बास भी वहीं थे। उन्हीं दिनों कश्मीर पर क्या हुआ था? एक कबायली आक्रमण हुआ। लेकिन लेखक हैं जो रजा साहब हैं, उन्होंने निश्चित किया कि मैं अभी तो यहीं भारत में ही रहूँगा, यानी अभी मैं कश्मीर में ही रहूँगा। और मैं श्रीनगर से बारामूला तक गया। बच्चों, बारामूला श्रीनगर में ही है और घुसपैठियों ने बारामूला को ध्वस्त कर दिया था। यानी जो घुसपैठी थे, कबायली लोग थे, उन्होंने क्या किया? बारामूला जो तहसील थी उन दिनों, उसको पूरी को ध्वस्त कर दिया, यानी उसे तहस नहस कर दिया था। मेरे पास तक कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला का पत्र था। तत्कालीन यानी जो उस समय थे। तत्कालीन का मतलब जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ उस समय के प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला का पत्र किसके पास था? रजा साहब के पास था। और जिसमें कहा गया था कि यह एक भारतीय कलाकार है, इन्हें जहाँ चाहे वहाँ जाने दिया जाए और इनकी हर संभव सहायता की जाए। यानी कि लेखक अब थोड़े स्वर्ण पदक पाने के बाद में उनको मुंबई आर्ट ऑफ स्कूल से स्वर्ण पदक मिला था। अब उनकी काफ़ी मतलब जान पहचान हो गई। तो जो शेख अब्दुल्ला थे उस वक्त वहाँ के प्रधानमंत्री थे कश्मीर के, तो उन्होंने उनको एक पत्र लिख करके दिया था कि एक भारतीय कलाकार है और भाई इनको पुलिस वाले कहीं रोके नहीं, क्योंकि उन दिनों कश्मीर में भी दंगे हो रहे थे, इनको आने जाने दिया जाए और इनकी जितनी सहायता हो सके उतनी हर संभव इनकी सहायता की जाए। अब लेखक आगे कह रहे, एक बार मैं बस से बारामूला से लौट रहा था, वहाँ जा रहा था तो स्थानीय कश्मीरों के बीच मुझ पैंटधारी शहराती को देखकर एक पुलिस वाले ने मुझे बस से उतार लिया। अब लेखक अपनी एक बात बता रहे हैं घटना कि एक बार मैं बस से बारामूला से वापस लौट रहा था, तो या वहाँ जा रहा था, यानी उनको अभी लेखक को खुद को कन्फर्म नहीं है कि मैं बारामूला जा रहा था या बारामूला से लौट रहा था, तब की वो बात बता रहे हैं कि स्थानीय कश्मीरी, बच्चों स्थानीय कश्मीरियों का जो ड्रेसअप होता है, यानी जो कपड़े पहनते हैं, वो पहनावा कैसा होता है? वो एक सलवार टाइप मतलब पैंट पहनते हैं, उसको अपन पठानी सूट जिसको हम कह सकते हैं, वो उस तरीके के कपड़े पहनते हैं। उन स्थानीय कश्मीरियों में जब ऐसे कपड़े पहने जाते हैं, उनके बीच में मुझ पैंटधारी शहराती को, यानी जो लेखक थे वो पैंट शर्ट पहनते थे, शहराती का मतलब शहरी, पैंटधारी शहरी को देखकर एक पुलिस वाले ने उनको बस से उतार लिया। भाई यहाँ तो सारे कश्मीरी है, तुम कहाँ से आए हो? क्योंकि उन दिनों बारामूला में दंगे हो रहे थे। मैं उसके साथ चल दिया। उसने पूछा कहाँ से आए हो, नाम क्या है? मैंने बता दिया मैं रजा हूँ, बम्बई से आया हूँ। शेख साहब की चिट्ठी उसे दिखाई, उसने सलाम ठोका और परेशानी के लिए माफ़ी मांगता हुआ चला गया। देखो बच्चों, ये बहुत अच्छी बात है
कि हमें जांच तो करनी चाहिए कि कौन व्यक्ति कहाँ से आया है। तो लेखक बता रहे हैं कि उन कश्मीरियों का जो पहनावा था उससे अलग मेरा पहनावा था। मुझे देख के पुलिस वाले ने मतलब उतार लिया और मुझे कहा अपने साथ चलने को कहा, तो मैं उसके साथ चल दिया। लेकिन जैसे ही रजा साहब ने शेख साहब की, शेख जो प्रधानमंत्री थे कश्मीर के उन दिनों, उनकी चिट्ठी उसको दिखलाई और दिखा करके बतलाया कि मैं क्या हूँ, रजा हूँ और मुंबई से आया हूँ, एक चित्रकार हूँ। तो क्या हुआ, पुलिस वाले ने भी उनको सलाम ठोका और परेशानी के लिए माफ़ी मांगता हुआ वहाँ से चला गया। श्रीनगर की इस यात्रा में मेरी भेंट प्रख्यात फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कार्तिये ब्रेसा से हुई। देखो अभी वो श्रीनगर में ही थे लेखक, तो उनकी इस यात्रा में किससे भेंट हुई? प्रख्यात फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कार्तिये ब्रेसा से हुई। मेरे चित्र देखने के बाद उन्होंने जो टिप्पणी की वे मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। देखो बच्चों, कोई भी व्यक्ति यदि हमारी आलोचना करता है, हमारी समालोचना करता है, हमें अच्छा बताता है या हमारी बारीकियां हैं जो हमारी गलतियां हैं उनको बताता है, तो उन्हें हमें मतलब कि आत्मसात करनी चाहिए, यानी एक्सेप्ट करनी चाहिए, हमें मान लेनी चाहिए कि हाँ हम यहाँ गलत है, इसको हमें सुधारना है। उसी प्रकार क्या हुआ, लेखक क्या हुआ, श्रीनगर जब यात्रा में था तो उनकी जो मुलाकात किससे हुई? फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कार्तिये ब्रेसा से हुई। तो उन्होंने जब लेखक के चित्र देखे तो उन्होंने जो टिप्पणी की वह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेखक कह रहे हैं उन्होंने टिप्पणी करके मुझे बताया कि मेरी कहाँ कमी है, जो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही, यानी मेरे को आगे बहुत काम आई। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा तुम प्रतिभाशाली हो, लेकिन प्रतिभाशाली युवा चित्रकारों को लेकर मैं संदेहशील हूँ। देखो उन्होंने क्या कहा फोटोग्राफर ने, उन्होंने कहा तुम बहुत प्रतिभाशाली हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, तुम्हारे चित्र देख करके बता रहे हैं कि तुम बहुत प्रतिभाशाली हो, लेकिन मैं प्रतिभाशाली युवा चित्रकारों को, जो बहुत ही होशियार हैं, समझदार हैं, जो मतलब कि इंटेलिजेंट जिनको हम कह सकते हैं, उन युवा चित्रकारों को लेकर मैं थोड़ा संदेह में हूँ, यानी मेरे को थोड़ा भ्रम पड़ता है कि वो काम को सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब देखो वो उनके चित्रों में क्या कमियां बता रहे हैं कि तुम्हारे चित्रों में रंग है, भावना है, लेकिन रचना नहीं है। यानी कि जो प्रख्यात फोटोग्राफर थे हेनरी कार्तिये ब्रेसा, उन्होंने लेखक रजा से क्या कहा कि मैं प्रतिभाशाली युवा चित्रों को लेकर बहुत संदेहशील हूँ, क्योंकि तुम्हारी जो चित्र है, तुम प्रतिभाशाली हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन तुम्हारे चित्रों में रंग भरे हुए हैं तरह तरह के, और रंगों में संयोजन भी है, यानी कॉम्बिनेशन है, संयोजन भी है और भावनाएं भी हैं। मतलब चित्र को देखने के बाद में जो भावनाएं मन में उठती हैं वो भावनाएं भी है, लेकिन रचना नहीं है, यानी कि किस लिए रची गई है, ये क्या चीज़ है, ये रचना इसमें नहीं है। तुम्हें मालूम होना चाहिए, देखो फोटोग्राफर कह रहे हैं तुम्हें मालूम होना चाहिए कि चित्र इमारत की तरह ही बनाया जाता है। चित्र को कैसे बनाया जाता है? चित्र को इमारत की तरह बनाया जाता है। जैसे हम कोई एक मकान बनाते हैं, हम कोई घर बनाते हैं, उस तरीके से चित्र को बनाना चाहिए। यानी चित्र को ऊपरी ऊपरी कंगूरों से सजा देना चाहिए। चित्र के अंदर रचना होनी चाहिए, चित्र के अंदर बनावट होनी चाहिए। अब देखो जिस तरह एक इमारत यानी एक मकान को बनाया जाता है, चित्र उस तरह बनाने चाहिए। आधार, नींव, दीवारें, बीम, छत, और तब जाकर वह टिकता है। यानी चित्र कब बनेगा पूरा? जब हम एक मकान को बनाते हैं, पहले उसकी नींव खोद के नींव भरते हैं, उसका आधार बनाते हैं, बेस बनाते हैं, फिर उसकी दीवारें बनाते हैं, उसमें बीम लगाते हैं, लोहे की बीम लगती है, फिर उसमें छत डलती है, और तब जा कर के वो मकान पूरा होता है। उसी प्रकार चित्र में भी हमको आधार बनाना है, नींव बनाना है और चित्र की दीवारें बनानी है, फिर उसमें बीम और छत, ये सब काम करने हैं चित्र में, तब जा करके चित्र पूरा होता है। मैं कहूँगा कि तुम सजा का काम ध्यान से देखो। देखो बच्चों, ये जो सजा है ये भी एक बहुत बड़े चित्रकार थे। तो जो फोटोग्राफर हैं वो कह रहे हैं लेखक रजा से कि तुम सजा का काम देखो। सजा भी एक बहुत अच्छे चित्रकार थे जो बाद में न्यूयॉर्क जाकर के बस गए थे, कि उनका काम देखो कि वो किस तरीके के अपने चित्र बनाते हैं। इन टिप्पणियों का मुझ पर गहरा प्रभाव रहा। यानी रजा साहब कहते हैं जो प्रख्यात फोटोग्राफर थे उन्होंने जो मुझ पर टिप्पणियां की और मेरी कमियां और मेरी बारीकियां जो बताई, उसका मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा। और बम्बई लौटकर मैंने फ्रेंच सीखने के लिए अलियांसे फ्रांसे में दाखिला ले लिया। अब क्या हुआ, लेखक बम्बई आ गए लौट करके श्रीनगर से, और वहाँ आकर के उन्होंने फ्रेंच भाषा सीखने के लिए अलियांस फ्रांसे में दाखिला ले लिया। ये कोई इंस्टीट्यूट होगा अलियांस फ्रांसे जहाँ इन्होंने दाखिला लिया। फ्रेंच पेंटिंग में मेरी खासी रुचि थी। यानी लेखक कह रहे हैं फ्रेंच की जो पेंटिंग थी उसमें मेरी खासी रुचि थी, लेकिन मैं समझना चाहता था कि चित्र में रचना या बनावट वास्तव में क्या होगी। लेकिन आज भी वो रंग भर रहे हैं चित्रों में आधार मतलब चित्रों में रंग भर रहे हैं, चित्रों में अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं, चित्रों में भावनाएं दिखा रहे हैं। लेकिन लेखक कहते हैं मैं आज तक नहीं समझ पाया कि चित्रों की रचना या बनावट वास्तव में क्या होती है। मैं इन सब चीज़ को समझने के लिए फ्रांस जाना चाहता था, उसके लिए उनको फ्रेंच आनी जरूरी थी, इसलिए उन्होंने फ्रेंच सीखने के अलियांस फ्रांसे में दाखिला ले लिया।
आगे देखो बच्चों, अब लेखक क्या कह रहे हैं। 1950 में एक गंभीर वार्तालाप के दौरान फ्रेंच के दूतावास के सांस्कृतिक सचिव ने मुझसे पूछा, तुम फ्रांस जाकर कला का अध्ययन क्यों करना चाहते हो। एक बार क्या हुआ, जब उन्होंने उसमें मतलब फ्रेंच बोलने के लिए जब उन्होंने दाखिला लिया, तो एक बार क्या हुआ, 1950 में एक गंभीर वार्तालाप हो रहा था। इस दौरान वहाँ फ्रेंच दूतावास के एक सांस्कृतिक यानी कल्चर एक्टिविटी जिसको कहते हैं, उसके एक सचिव थे। उन्होंने लेखक से पूछा कि तुम फ्रांस जाकर कला का अध्ययन क्यों करना चाहते हो। भैया तुम इंडिया में रह के, भारत में रह के भी तुम आर्ट को सीख सकते हो, कला को सीख सकते हो, तुम फ्रांस क्यों जाना चाहते हो। तो देखो रजा साहब ने क्या कहा, मैंने पूरे आत्मविश्वास से उत्तर दिया, फ्रेंच कलाकारों का चित्रण पर अधिकार है। यानी कि फ्रेंच में जो कलाकार हैं, फ्रांस में जो कलाकार हैं चित्र के, उनका चित्र बनाने के ऊपर पूर्ण रूपेण अधिकार है। तो मैं उनसे वो सीखना चाहता हूं कि कैसे रचना होती है, कैसे बनावट होती है। और फ्रेंच की पेंटिंगें मुझे अच्छी लगती है। तुम्हारे पसंदीदा कलाकार, यानी किसने पूछा, वो जो फ्रेंच के जो सचिव थे, सांस्कृतिक सचिव थे, उन्होंने पूछा कि तुम्हारे फ्रेंच के जो कलाकार हैं उनके नाम बताओ। तो उन्होंने कहा सेजा, वान गाग, गोगा, पिकासो, माथिस, शागल और ब्राक। ये सारे क्या थे, फ्रेंच कलाकार थे जो चित्र बनाया करते थे। तो यहाँ पे सचिव ने फिर से पूछा, पिकासो के बारे में तुम्हारा क्या विचार है। यानी पिकासो की, देखो बच्चों आपने भी बहुत सारी चित्र देखे होंगे, पिकासो ने बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाए थे। तो ये जो फ्रेंच कलाकार थे पिकासो, उनके लिए जो उसके सांस्कृतिक सचिव थे, उन्होंने रजा साहब से पूछा कि पिकासो जो एक कलाकार है उसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है। तो लेखक कह रहे, मैंने कहा पिकासो का हर दौर महत्वपूर्ण है क्योंकि पिकासो जीनियस है। वे इतने खुश हुए कि मुझे 1 के बजाय 2 बरस के लिए छात्रवृत्ति मिली। यानी जब सांस्कृतिक सचिव ने लेखक से पूछा कि भाई तुम्हारे जो पसंदीदा कलाकार कौन से हैं जो फ्रेंच के हैं, तो उन्होंने उनके नाम बताए। तो पूछा पिकासो के बारे में तुम्हारा क्या विचार है। तो लेखक ने कहा पिकासो का हर दौर महत्वपूर्ण था, यानी पिकासो का समय हर वक्त बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। पिकासो ने इतनी अच्छी अच्छी मतलब चित्रकला की, यानी उनके बनाए हुए चित्र ऐसे थे जो कि मुंह से बोलते थे। हर चित्र में कुछ ना कुछ था, भावना थी, आधार था, बेस था, बनावट थी, रचना थी, कलर रंग संयोजन था। यानी उनके चित्र इस प्रकार के थे। क्योंकि पिकासो क्या है, जीनियस है। पिकासो क्या है, जीनियस है। जीनियस का मतलब प्रतिभाशाली है। पिकासो बहुत प्रतिभाशाली है। और इससे वो सांस्कृतिक सचिव इतने खुश हुए कि उन्होंने लेखक को 1 के बजाय 2 साल के लिए छात्रवृत्ति दे दी फ्रांस जाने के लिए। आगे देखो, मैं सितंबर में फ्रांस के लिए निकला और 2 अक्टूबर 1950 को मार्सेई पहुंचा। यानी मार्सेई फ्रांस में कोई जगह होगी, वहां पहुंच गए। यूं पेरिस में मेरा जीवन प्रारंभ हुआ। बंबई में रहते एक ऊर्जा थी, काम करने की एक इच्छा थी, आत्मा का चढ़ाई ताप लोगों को दिखाई देता था। अपने यहाँ जबरदस्त उदारता थी। कोई काम करने का इच्छुक हो तो लोग सहायता करने को तैयार रहते थे। यानी लेखक अब पढ़ने के लिए फ्रांस चले गए। कहाँ चले गए, फ्रांस चले गए। सितंबर में गए और 2 अक्टूबर 1950 को वो मार्सेई पहुंचे। अब यहाँ पहुंच करके उन्होंने अध्ययन किया। लेकिन लेखक कहते हैं मेरा जो बाद का जो जीवन था वो पेरिस में बीता। कहाँ बीता, पेरिस में बीता। लेकिन जब मैं बंबई में था शुरुआती दिनों में, तो एक ऊर्जा थी, काम करने की एक इच्छा थी, एक तमन्ना थी, एक ऊर्जा थी और काम करने की एक इच्छा थी। आत्मा का ये ताप, यानी मेरे आत्मा में क्या था, आत्मा का ये ताप, मेरी आत्मा में जो काम करने की गर्मी थी वह लोगों को दिखाई देती थी। क्योंकि वो दिन रात बैठे बैठे चित्र बनाया करते थे। आपने देखा जब वो आर्ट स्टूडियो में आकर रहने लगे, उससे पहले सारे दिन दफ्तर में काम करते थे, उसके बाद मोहन आर्ट क्लब में पढ़ने जाते थे और उसके बाद उस आर्ट स्टूडियो में आकर के भी वो रात रात बैठ करके चित्र बनाया करते थे। तो आत्मा का चढ़ावे ताप था, उनके जो आत्मा में चित्र बनाने की जो गर्मी थी ये लोगों को दिखाई देती थी। और लेखक कह रहे हैं अपने यहाँ यानी हमारे भारत में ज़बरदस्त उदारता थी। कैसे, जहाँ जिससे मदद उन्होंने मांगी सब ने उनको मदद दी। रहने के लिए एक टैक्सी ड्राइवर ने अपना कमरा तक दिया। स्टूडियो के डायरेक्टर ने अपने आर्ट स्टूडियो का एक रूम उनको रहने के लिए दिया। बाद में उनको एक फ्लैट में एक कमरा भी उनको दिलवाया। टाइम्स ऑफ इंडिया वालों ने भी उनकी बहुत मदद की, उनके चित्र भी खरीदे, उनके चित्रों का बारीक विश्लेषण किया। यानी कि कुल मिलाकर के उनको, इसके अलावा जब उन्होंने जे आर्ट ऑफ स्कूल में जब उनका एडमिशन नहीं हुआ तो महाराष्ट्र सरकार ने उनको क्या कहा कि आप अकोला में ड्राइंग की नौकरी कर सकते हो। तो मतलब इतनी उदारता थी। लेखक ये बताना चाहते हैं कि भारत में ज़बरदस्त उदारता थी। यानी लोग क्या करते हैं, भारत में जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी कलाकार की क्या करते हैं, उसकी इच्छा का सम्मान करते हैं। कोई काम करने का इच्छुक हो तो लोग सहायता करने को तैयार रहते हैं। यानी भारतीय लोग जो होते हैं, भारतीयों के बारे में बताया है, यदि कोई व्यक्ति काम करना चाहते हैं तो यहाँ के लोग उसकी सहायता करने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं, जैसे कि लेखक की कई लोगों ने सहायता की थी।
मैं अपने कुटुंब के युवा लोगों से कहता रहता हूँ कि तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, बस तुम्हें मेहनत करनी होगी। कुटुंब यानी परिवार, परिवार यानी जो उनके कलाकारों का परिवार है और उनका अपना परिवार है, उन सबसे वो ये कहते हैं, युवा लोगों से लेकर कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, बस तुम्हें क्या करनी होगी, मेहनत। बच्चों, बिना मेहनत किए कुछ भी नहीं मिल सकता है। चित्रकला क्या है? लेखक के अनुसार चित्रकला व्यवसाय नहीं है, अंतरात्मा की पुकार है। लेखक के अनुसार क्या है? चित्रकला कोई काम नहीं है, कोई पेशा नहीं है, कोई धंधा नहीं है, इससे हम पैसा नहीं कमा सकते हैं। ये क्या है? चित्रकला अंतरात्मा की पुकार है कि हमारी आत्मा क्या कहती है कि हमें किस तरीके के चित्र बनाने चाहिए। इसे अपना सर्वस्व देकर ही कुछ ठोस परिणाम मिल सकते हैं। सर्वस्व यानी सब कुछ। लेखक कहते हैं जब हम चित्र बनाने बैठते हैं तो अपना सब कुछ, अपने मन के भाव, हमारे विचार सब उन चित्रों में हमें डाल देने चाहिए, तभी हमें कुछ अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। केवल हम जहरा जाफरी को कार्य करने की ऐसी लगन मिली, मतलब जो मैं चाहता हूँ कि व्यक्ति इस तरह अपनी अंतरात्मा से चित्र बनाए, उसमें मैंने केवल जहरा जाफरी नाम की बच्चों एक महिला थी, वो उसके अंदर इसी तरीके के कार्य करने की लगन थी, यानी क्या था, जुनून था उसके अंदर, उस महिला के अंदर। वह पूरे समर्पण से, लेखक कह रहे हैं वो पूरे समर्पण से दमोह शहर के आसपास के ग्रामीणों के साथ काम करती थी। दमोह शहर मध्य प्रदेश में है बच्चों। तो ये जो महिला थी जहरा जाफरी, ये भी चित्र बनाया करती थी और क्या करती थी, दमोह शहर के आसपास के जो गांव थे उन लोगों के साथ बैठ करके पूरे समर्पण भाव से अपना सर्वस्व कुछ, अपना मन, अपनी अंतरात्मा का जो भी इनके अंदर था, जो भावनाएं थी, उनको अपने चित्रों में उकेर दिया करती थी। आगे देखो, लेखक कह रहे हैं कल मैंने उन्हें फ़ोन किया। किसे फ़ोन किया? लेखक ने जहरा जाफरी को लेखक ने फ़ोन किया, ये जानने के लिए वह दमोह में क्या कर रही है, कि यानी वो दमोह में वहाँ पे रह कर के उस शहर में वो क्या कर रही है। और जब उन्हें बड़ी खुशी हुई कि मुझे सूर्य प्रकाश का किस्सा याद है। देखो, उन्हें बड़ी खुशी हुई है, किस बात से उन्हें बहुत खुशी हुई? क्योंकि वो जो ग्रामीण स्त्री थी ना, उसका नाम था, आपने देखो, जहरा जाफरी। उस स्त्री जो कि अपने पति का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि ग्रामीण स्त्री थी इसलिए अपने पति का नाम नहीं ले रही थी। तो लेखक ने उनको फ़ोन किया ये जानने के लिए कि वो वहाँ क्या कर रही है। तो उसका जो पति था, उन्हें बड़ी खुशी हुई कि मुझे सूर्य प्रकाश का किस्सा याद है। सूर्य प्रकाश कौन थे? उस जहरा जाफरी के पति थे। तो लेखक यहाँ कह रहे हैं मैंने धृष्टता से उन्हें बताया कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। मेरे मन में यह शायद युवा मित्रों को यह संदेश देने की कामना है कि कुछ घटने के इंतजार में हाथ पर हाथ मारे न बैठे रहें, खुद कुछ ना कुछ करें। अब देखो बच्चों, लेखक यहाँ कहना चाह रहे हैं कि मैं युवा जो कलाकार हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अपनी मेहनत से काम करें, अंतरात्मा से काम करें। वहाँ उनकी पहचान में एक जहरा जाफरी नाम की महिला थी जो दमोह शहर के आसपास ग्रामीणों के साथ मिलकर के काम किया करती थी। एक दिन उन्होंने उन्हें फ़ोन पे पूछा कि वो वहाँ क्या कर रही है, तो उन्हें बताया गया, यानी लेखक को जहरा जाफरी ने बताया कि मैं इस तरह ग्रामीणों के साथ मिलकर के क्या कर रही हूँ, चित्रकारिता का काम कर रही हूँ। तो उन्हें बड़ी खुशी हुई। और उनके जो पति थे वो अपने पति का नाम नहीं लेती थी, उनके पति का नाम सूर्य प्रकाश था। तो सूर्य प्रकाश का किस्सा उनको, एक लेखक को याद है, तो उसके बारे में वो कह रहे हैं कि मैंने धृष्टता से, यानी बेशर्मी से, लेखक कह रहे हैं मैंने धृष्टता करते हुए, बेशर्मी करते हुए, किसको कहा? सूर्य प्रकाश को, यानी जो उस महिला का पति था, उससे कहा कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। ये बच्चों एक कहावत भी है। लेखक उस महिला के पति को कह रहे हैं बिन मांगे मोती मिले, यदि आप हाथ फैला के मांगोगे तो आपको क्या होगा? भीख भी नहीं मिलेगी, लेकिन बिना मांगे आपको मोती मिल जाएंगे, जैसे कि आपको जहरा जाफरी जैसी पत्नी मिली है जो कि अपने काम में इतनी निपुण है। मेरे मन में शायद युवा मित्रों को यह संदेश देने की कामना है। लेखक आगे ये कहना चाहता है मैं अपने युवा मित्रों को यह संदेश देना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, मेरी कामना है कि कुछ घटने के इंतजार में, मतलब इस इंतजार में नहीं बैठे, कुछ घटने के हाथ पर हाथ धर के कि हम इंतजार करेंगे समय का, समय को आने दो, जब समय अच्छा आएगा तभी कुछ काम होगा। तो लेखक कहते हैं कुछ घटने के इंतजार में हाथ पर हाथ मार करना बैठे, यानी हाथ पर हाथ धरे रखना। ये एक मुहावरा है, हाथ पर हाथ मारे न बैठना, यानी एक मुहावरा है कि हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठना चाहिए और समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें खुद कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जैसे कि जो दमोह में रहने वाली स्त्री थी उसका नाम था जहरा जाफरी। आगे देखो, जरा देखिए, अच्छे खासे संपन्न परिवारों के बच्चे काम नहीं कर रहे हैं। लेखक कहते हैं देखो, ध्यान से देखो कि जो संपन्न धनी परिवार है, संपन्न का मतलब जो धनी परिवार है, उनके बच्चे क्या करते हैं? काम नहीं करते, जबकि उनमें तमाम संभावनाएं। बच्चों, हर बच्चे के अंदर में कोई ना कोई हुनर
बसा रहता है। कुछ बच्चे होते हैं हुनर को आगे बाहर निकाल लेते हैं, कुछ क्या करते हैं उसको अपने अंदर ही समेटे हुए रह जाते हैं, उसको बाहर निकालने की बजाय चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। तो लेखक कहता है अच्छे और धनी परिवारों के बच्चे काम नहीं करना चाहते हैं, क्यों? जबकि उनके अंदर वो तमाम संभावनाएं, वो तमाम हुनर है। यहाँ हम बेचैनी से भरे काम किए जाते हैं। और एक हम है, यानी लेखक को देखो, उनके माता पिता की भी मृत्यु हो गई और उनके साथ बहुत सारी घटनाएं घटी, उसके बावजूद भी वो बेचैनी से, यानी काम करने की बेचैनी उनके अंदर थी, यानी वो खाली बैठना नहीं चाहते थे। मैं बुखार से छटपटाता सा रहा, अपनी आत्मा अपने चित्त को संतप्त किए रहता हूँ। संतप्त मतलब दुखी, मतलब मैं इस तरह महसूस करता हूँ। यहाँ बुखार वास्तव में नहीं है लेखक को बच्चों, यहाँ लेखक ही कहना चाहते हैं अपनी कल्पनाओं पे कि मेरे अंदर काम करने की इतनी बेचैनी है कि मैं, मतलब ऐसा लगता है कि मैं बुखार में छटपटा रहा हूँ, बुखार से पीड़ित हूँ, लेकिन अपनी आत्मा और अपने चित्त को, यानी अपनी आत्मा को और अपने चित्त यानी अपने मन को क्या करता हूँ, इस बात से दुखी करता हूँ कि मैं काम क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे मेरे अंदर काम करने का एक जुनून है, मैं कुछ ऐसी बात कर रहा हूँ जिसमें खामी लगती है। खामी मतलब कमी, यानी मैं कुछ आप लोगों के साथ में इस तरीके की बातें कर रहा हूं जिनमें आपको कमियां लगेगी कि ये कैसा लेखक है जो किस तरीके की बात कर रहा है। काम अपनी इच्छा से होता है, काम जबरदस्ती नहीं होता। लेकिन लेखक कहता है जब हम मन के अंदर एक उद्वेलना लगा देते हैं कि अपने अंदर एक भाव ये जगा लेते हैं कि नहीं हमें काम करना है, तो हमें काम करना चाहिए। मेरी कही हुई बातों में जरूर कुछ कमियां हो सकती हैं, खामी हो सकती है, ये बहुत गजब की बात नहीं है, लेकिन मुझ में काम करने का संकल्प है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात नहीं है, गजब की बात मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमें काम करना चाहिए। काम हम सबको करना चाहिए, प्रगतिशील हम सबको रहना चाहिए, लेकिन ये बहुत गजब की बात नहीं है। लेकिन मुझ में काम करने का संकल्प है, यानी इरादा है या संकल्प है या दृढ़ निश्चय है। लेकिन मैंने क्या दृढ़ निश्चय कर रखा है, मेरे अंदर बेचैनी है काम करने की, इसलिए मैं काम करने के प्रति दृढ़ निश्चित हूँ। आगे देखो, लेखक कहते हैं, भगवत गीता कहती है जीवन में जो कुछ भी है तनाव के कारण है। जीवन जो कुछ भी है वो तनाव के कारण है। हम कोई भी काम करते हैं तनाव के कारण करते हैं। जब तक हमको तनाव नहीं होगा किसी काम का, हम उसको नहीं करेंगे। जैसे आप बच्चों को सुबह जल्दी स्कूल जाना है, तो ये भी एक दिमाग में तनाव रहता है मानसिक कि हमें सुबह जल्दी उठना है। हम कोई भी काम करेंगे, काम के पीछे हल्का फुल्का तनाव जरूर रहता है। तो भगवत गीता कहती है लेखक के अनुसार जीवन में जो कुछ भी है वो तनाव के कारण है। बचपन जीवन का पहला चरण एक जागृति है। बचपन और बचपन के बाद जो जीवन का पहला चरण है बचपन, वो एक जागृति है, वो हमको जगाती है। क्या करती है? बचपन हमें जगाता है। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो भी कई रचनात्मक कार्य करते हैं, मतलब क्रिएटिविटी जो होती है, एक्टिविटी होती है, वो एक्टिविटी करते हैं। कई बच्चे कुछ चीज़ें बनाते रहते हैं। तो लेखक कहता है बचपन जीवन का पहला चरण है, लेकिन मेरे जीवन में बम्बई वाला दौर भी जागृति का चरण ही था। यानी बचपन है जो जागृति का चरण है। लेकिन जब मैं बम्बई आया, जब लेखक का बचपन तो नहीं था, लेखक तो 11वीं 12वीं पढ़ के आया था, तो लेखक कह रहा है पर मेरा जो जीवन था, जो मेरा बम्बई वाला दौर था, जहाँ मुझे छात्रवृत्ति मिलने और दाखिला मिलने के बाद भी दाखिला नहीं मिला, यानी छात्रवृत्ति मिलने के बाद भी दाखिला नहीं मिला, फिर मैंने स्टूडियो में काम किया, अखबारों में काम किया, तो मेरे जीवन का बंबई वाला दौर भी मेरे लिए जागृति का चरण है, यानी सीखने का चरण है। जागृति का मतलब सीखने का चरण है। कई निजी मसले थे जिन्हें सुलझाना था, मतलब मेरे अपने खुद के कुछ निजी मामले थे जिनको मैं सुलझाना चाहता था। मुझे आजीविका भी कमानी थी। आजीविका मतलब रोजी रोटी। बच्चों, बिना पैसा कमाए कुछ काम नहीं हो सकता है। पैसा कमाना अनिवार्य भी नहीं है, लेकिन पैसा कमाना अनिवार्य भी है। क्यों अनिवार्य नहीं है और क्यों अनिवार्य है, ये हम देखते हैं। यानी लेखक कह रहा है मेरे कई मामले थे जिन्हें मैं सुलझाना चाहता था। पिता रिटायर हो चुके थे, इसलिए मुझे आजीविका भी कमानी थी, यानी पैसे भी कमाने थे, रोजी रोटी भी कमानी थी। मैं कहूँगा कि पैसा कमाना महत्वपूर्ण होता है। लेखक कह रहे हैं मैं यहाँ कहूँगा कि पैसा कमाना बहुत ज़रूरी होता है। कब? जब उनके पिता रिटायर हो गए थे और वो बम्बई में रह रहे थे, ये उस वक्त की बात है। वैसे अंततः वह महत्वपूर्ण नहीं ही हो सकता है, यानी वो ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है पैसा कमाना, लेकिन पैसा कमाना ज़रूरी भी है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? हमें इतना ही पैसा कमाना चाहिए जिससे कि हम अपना सामान्य जीवन जी सकें। उत्तरदायित्व होते हैं, किराया देना होता है, फीस देनी होती है। पैसा हम किस लिए कमाते हैं? पैसा हम कमाते हैं, हमारे कुछ उत्तरदायित्व होते हैं, हमारी कुछ जिम्मेदारियां होती है जिसके लिए हम पैसा कमाते हैं। हम जहाँ रहते हैं वहाँ का किराया देना होता है, हम पढ़ रहे हैं उसकी फ़ीस देनी होती है, बच्चे पढ़ रहे हैं उसकी फ़ीस देनी होती है, अध्ययन करना होता है और काम भी करना होता है। मतलब कुल मिला करके यहाँ लेखक कह रहे इन स्थितियों के लिए, ये जो परिस्थितियाँ हैं हमारी, इन परिस्थितियों के लिए हमको पैसा कमाना आवश्यक होता है, आजीविका कमानी आवश्यक होती है। कुल मिलाकर स्थिति खासी जटिल थी। खासी जटिल मतलब बहुत कठिन। लेखक कहते हैं जब मैं बम्बई
मुंबई में आया उस वक्त मेरी स्थिति बहुत जटिल थी, बहुत कठिन थी। मैं काम भी कर रहा था, पैसे भी कमा रहा था, अध्ययन के लिए भी पैसे जोड़ रहा था, और साथ ही मेरे माता पिता के न रहने और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को खो देने से जटिलता और पड़ी। यानी जीवन तो जटिल हो ही गया था। पैसा भी कमाना पड़ रहा था, दिन रात काम करता था, पढ़ाई के लिए भी पैसा कमाता था। साथ ही पिताजी पहले रिटायर हो गए, और जब माता पिता आकर के साथ रहने लगे तो पहले माता का देहांत हो गया और फिर पिता का देहांत हो गया। ये उनकी निजी समस्याएं थी। इसके अलावा देश में भी क्या था, राष्ट्रपति महात्मा गांधी को खो देने से देश जटिलता यानी कठिन वातावरण के दौर से गुजर रहा था। तो देखो बच्चों, आज हमारा ये अध्याय जो सैयद हैदर रजा द्वारा लिखा गया आत्मा का ताप यहाँ पूर्ण हो गया। इस पाठ से हमें ये संदेश मिलता है बच्चों की हमें सदैव संघर्ष करते रहना चाहिए। यदि कोई हमारी गलतियां निकालता है, कोई हमारी बारीकियों को समझाने का हमें प्रयास करता है, तो हमें सहज ही उसे आत्मसात कर लेना चाहिए और हाथ पर हाथ धरे कभी भी नहीं बैठे रहना चाहिए। समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जिस तरह लेखक ने अपने जीवन को एक छोटे से गांव से निकाल करके और कहाँ पेरिस तक पहुंचाया और कितनी मेहनत की, कितने संघर्ष किए। तो बच्चों, आप इस पाठ को पढ़िए, इसके शब्दार्थ देखिए और साथ ही लेखक का जीवन परिचय जानने का प्रयास कीजिए। बच्चों, हमारी ये जो पाठ्य पुस्तक आरोह है, इसमें आत्मा के ताप से कुछ प्रश्न आए हैं, हम उन प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे। रजा ने अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी की पेशकश क्यों नहीं स्वीकार की? देखो, रजा जब कहीं पे एक अध्यापक की नौकरी कर रहे थे और जब उनको जे आर्ट ऑफ स्कूल ने बुलाया, जब तक वो वहाँ पहुँचे तब तक लेट हो चुके थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, वहाँ की सरकार ने उनको अकोला भी महाराष्ट्र में, वहाँ पर ड्राइंग अध्यापक की नौकरी के लिए पेशकश की प्रस्ताव रखा, तो उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं स्वीकार किया? रजा ने अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी की पेशकश इसलिए स्वीकार नहीं की क्योंकि रजा को मुंबई और वहाँ का वातावरण पसंद आया। रजा अकोला नहीं जाना चाहते थे। मुंबई की गैलरियाँ, मुंबई के मित्र उनको बहुत पसंद आ गए और उसे वहाँ के लोग, वहाँ की गैलरियाँ, वहाँ के मित्र पसंद आए, इसलिए उन्होंने मुंबई में रहकर ही काम करना और पढ़ना उचित समझा। अगला प्रश्न देखो बच्चों, मुंबई में रहकर कला के अध्ययन के लिए रजा ने क्या क्या संघर्ष किए? ये जो मुंबई के जो उसके संघर्ष है सैयद हैदर रजा के, उनको हम देखेंगे। बंबई में रहकर कला के अध्ययन के लिए रजा को अनेक संघर्ष करने पड़े। पहले उन्होंने एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में रहकर डिजाइन की नौकरी की। जब उनको दाखिला नहीं मिला जे आर्ट ऑफ स्कूल में, तो उन्होंने एक एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो थे, उसमें रहकर के सबसे सर्वप्रथम डिजाइनर की नौकरी की। तत्पश्चात इस नौकरी में उन्हें प्रातः 10 से 6 बजे तक काम करना पड़ता था और इसके बाद वे मोहन आर्ट क्लब में अध्ययन करने जाते थे। यानी सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक तो वो एक्सप्रेस क्लब में काम किया करते थे, जहाँ पर एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में काम किया करते थे डिजाइनर की नौकरी, और उसके बाद मोहन आर्ट स्कूल में वो पढ़ने जाया करते थे। उन दिनों उन्हें सोने के लिए एक टैक्सी ड्राइवर के कमरे का सहारा लेना पड़ता था। यानी उनके पास तो रहने सोने को भी जगह नहीं थी, तो उनके जो परिचित थे, उनके भाई थे, उनका कोई परिचित था टैक्सी ड्राइवर, उसके कमरे पर जाकर के वो सोया करते थे। एक घटना के घट जाने के कारण उन्हें रहने के लिए स्टूडियो में ही आर्ट डिपार्टमेंट का कमरा मिल गया। एक बार उनके यहाँ कोई घटना घट गई जैकब रोड पे जहाँ वो रहते थे, तो उन्होंने जब अपने स्टूडियो के जो डायरेक्टर थे उनसे कहा, तो उन्होंने कहा आर्ट डिपार्टमेंट का एक कमरा उनको दे दिया कि तुम यहाँ रह लिया करो। वहाँ रहकर लेखक रात 11-12 बजे तक गलियों के चित्र या तरह तरह के स्केच बनाते थे। स्केच का मतलब तरह तरह के रेखा चित्र बनाते रहते थे। लेखक ने उसके बाद क्या किया, टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्ट डायरेक्टर के लिए दिन में चित्र बनाकर उनको दिखाता और वे बारीकी से चित्रों का विश्लेषण करते थे। देखो बच्चों, उसके बाद वहाँ से नौकरी छोड़कर के लेखक कहाँ आ गए थे, जब इनको वो स्वर्ण पदक मिला। उसके बाद में ये टाइम्स ऑफ इंडिया जो एक अखबार है, उसके जो आर्ट डायरेक्टर थे उनके सानिध्य में आ गए और वहाँ उनको चित्र बना करके उनको दिखलाते थे। और जब वो जो डायरेक्टर थे वो क्या करते थे, बारीकी से उनके चित्रों का विश्लेषण किया करते थे और लेखक के द्वारा बनाए गए चित्रों को वो खरीद लेते थे, जिससे लेखक की आजीविका भी चल रही थी। 1947 में लेखक जे स्कूल ऑफ आर्ट का नियमित छात्र बन गया और 1947 में जब उनको स्वर्ण पदक मिला तो पुनः क्या हुआ, लेखक को जे स्कूल ऑफ आर्ट का छात्र बना लिया गया। तो देखो बच्चों, अगला प्रश्न है, भले ही 1947 और 1948 में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हो, मेरे लिए वे कठिन बरस थे, रजा ने ऐसा क्यों कहा? देखो 1947 में मैंने आपको बताया भारत आज़ाद हुआ,
देश में तो घटनाएं चल ही रही थी, भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया, एक उत्साह था, एक उमंग था देश की स्वतंत्रता का। लेकिन जो ये त्रासदी हुई भारत और पाकिस्तान के अलग अलग होने की, देश के दो हिस्सों में बढ़ जाने की, ये बड़ी दुखद थी। ये तो सबकी सार्वजनिक त्रासदी थी, लेकिन लेखक के साथ कुछ व्यक्तिगत त्रासदी भी हुई, जो हम यहाँ देखेंगे। सन 1947 से 1948 में लेखक के लिए कठिन दिन इसलिए थे क्योंकि पहले तो उनकी माँ का देहांत हो गया, फिर उनके पिता का भी स्वर्गवास हो गया। यानी 1947 से 1948 के बीच में उनके माता पिता दोनों का देहांत हो गया। परिणाम स्वरूप घर की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ पड़ी। अगला प्रश्न देखो बच्चों, रजा के पसंदीदा फ्रेंच कलाकार कौन थे? रजा ने बताए थे अपने उस फोटोग्राफर को कि मेरे पसंदीदा कलाकार कौन कौन से हैं। रजा की पसंदीदा फ्रेंच कलाकार सेजा, वॉन गोग, गोगा, पिकासो, मातिश, शागल और ब्राक आदि थी। बच्चों इसमें से आपको इनके नाम याद करने होंगे। अगला प्रश्न है, तुम्हारे चित्रों में रंग है, भावना है, लेकिन रचना नहीं है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि चित्र इमारत की तरह बनाया जाता है, पहले आधार, नींव, दीवारें, बीम, छत और तब जाकर वह टिकता है। यह बात किसने किस संदर्भ में कही? देखो, लेखक के चित्रों को देख करके किसने कही? फ्रेंच फोटोग्राफर, उन्होंने ये बात कही। तो ये बात प्रख्यात फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कार्तिये बेशा ने लेखक द्वारा बनाए गए चित्रों को देखने के बाद कही कि तुम्हारे अंदर तुम प्रतिभाशाली हो, तुम्हारे अंदर बहुत प्रतिभा है, तुम्हारे चित्रों में रंग है, यानी रंगों का संयोजन अच्छा है, तुम्हारे चित्रों में भावना है, लेकिन तुम्हारे चित्रों में बनावट नहीं है। और बनावट के लिए क्या होनी चाहिए? सबसे इस प्रकार हम एक इमारत तैयार करते हैं, हम एक घर बनाते हैं, तो पहले आधार, नींव, दीवारें, बीम, छत, ये सब चीज़ें बनती है। बच्चों धीरे धीरे तुम्हें उसी प्रकार की रचना या बनावट के चित्र बनाने चाहिए। तो ये बात लेखक द्वारा बनाए गए चित्रों को देख करके फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कार्तिये बेशा ने कही। अगला है इसमें, रजा पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? जब रजा से प्रख्यात फ्रेंच फोटोग्राफर ने ये बात कही तो रजा का इस पर क्या प्रभाव पड़ा? इस कथन का लेखक पर गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि लेखक कहते थे कि चित्रों के ऊपर यदि कोई टिप्पणी करता है, कोई विश्लेषण करता है, यदि कोई तुम्हारी कमियां बताता है, तो उन कमियों को तुम आत्मसात करो और उन्हें सुधारने का प्रयास करो। उसने अपनी चित्रकला में निखार लाने के लिए मुंबई जाकर सबसे पहले क्या सीखी? फ्रेंच सीखी। क्यों? क्योंकि उन्हें फ्रांस जाकर के फ्रांस के चित्रकारों के साथ उन्हें मिलना था, उनसे बातचीत करनी थी, क्योंकि वो फ्रांस के जो कलाकार थे उनको वो समझते थे। और लेखक कहते थे फ्रांस के जो जितने भी कलाकार चित्रकार हैं उनका अपनी चित्रकला पर पूरा अधिकार है, ताकि वे फ्रेंच की कला का अध्ययन करके उसकी जानकारी प्राप्त कर सके। यानी उन्होंने फ्रेंच किस लिए सीखी? ताकि फ्रेंच कला का वो अध्ययन कर सके। फ्रेंच में अच्छे चित्र बनते होंगे फ्रांस में, और उसकी जानकारी को वो प्राप्त कर सके। तो बच्चों, हमने आत्मा के ताप के आज यहाँ 5 प्रश्न किए हैं। आप इन प्रश्नों को पढ़िए और लिखने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद बच्चों।